प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा एवं रक्षा की अवधारणा। पहले सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सुरक्षा के बारे में हमारे कई वीडियोज बन चुके हैं, लेकिन इस सिलेबस में ये पहला वीडियो है जो कि सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है और आपका पेपर भी है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो सुरक्षा के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग आपसे कई बार हम लोग बातचीत भी कर चुके हैं। इसके पहले वाले पेपर में भी, फर्स्ट पेपर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं सामान्य तौर पर। चलिए आज फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है मित्रों। इन्हें कुछ तत्वों एवं शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता। सामान्य अर्थ में राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। रक्षा या प्रतिरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मात्र एक अंग होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक तत्व, सेना एवं सामरिक रचना, गुणात्मक जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता, सुदृढ़ अर्थतंत्र एवं मजबूत राजनैतिक मंच, मनोवैज्ञानिक तत्व, तकनीकी विकास, आर्थिक क्षमता। मित्रों इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय शक्ति के भी तत्व हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के भी तत्व हैं, क्योंकि शक्ति के बगैर सुरक्षा मिलना संभव नहीं है। अब शक्ति के केवल एक ही तत्व नहीं होते, उसी तरह सुरक्षा का भी अब केवल तत्व एक सिर्फ लड़ाई और क्या बोलते हैं सीमाओं की रक्षा से ही संबंधित अब नहीं रह गया है। ठीक है। वर्तमान समय के पूर्ण युद्ध के युग में सुरक्षा का प्रश्न और भी व्यापक हो गया है। सुरक्षा एक व्यापक एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जिसका अर्थ समय की सापेक्षता से ही समझा जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन गया है। मित्रों आज की कंडीशन आप देख रहे हैं, अगर लड़ाई के मैदान में अगर लड़ाई होना शुरू हो जाए और ये हमारा जो है परमाणु अस्त्र अगर हर स्थान पे फटने शुरू हो जाएं, तो ऐसी ही धरती को हम सैकड़ों बार नष्ट कर सकते हैं। इतने हथियार धरती पे मौजूद है। वो भी हथियारों में केवल परमाणु हथियार ही नहीं है मित्रों, परमाणु हैं, न्यूट्रॉन बम हैं, और ये क्या बोलते हैं परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, जैविक एवं रासायनिक हथियार। अब आप अभी देखे हैं ना, हाल में एक जैविक हथियार थोड़ा सा फटक गया था, संपूर्ण विश्व में महामारी फैला दिया था ना, कोरोना से आप लोग परिचित हैं। अब आप समझ सकते हैं जब एक गलती से, एक छोटी सी गलती से इतना भयानक स्थिति पैदा हो गई, तो आप सोचते हैं कि जब कभी वो हथियार जब चलना शुरू हो जाएंगे, हर क्षेत्रों में मिसाइलें जो जैविक हथियारों के भर कर गिरना शुरू हो जाएंगे, वातावरण में पूरा जीवाणु, रासायनिक पदार्थ ही व्याप्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य की क्या कंडीशन होगी? कौन बचाएगा उनको? हमें तो नहीं लगता कि कोई सुरक्षा व्यवस्था हो पाएगी। जब कोरोना की ये हाल थी, सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने के लिए राष्ट्र में बंदी लागू कर दी गई, और ये बंदी हम जीवन भर के लिए लागू नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की अर्थ एवं परिभाषा। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं, और उन्हीं हितों की रक्षा करना एवं उन्हें बनाए रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है। सामान्यतः राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। उन मूल्यों की रक्षा करना जो पहले से ही अर्जित किए हैं। राष्ट्र हो या व्यक्ति, उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दोनों के लिए उन्हें अपने प्राथमिक हितों या मार्मिक हितों की सुरक्षा आवश्यक है, और दोनों के लिए प्राथमिक हित अलग अलग है मित्रों। जैसे राष्ट्र के लिए जो प्राथमिक और मार्मिक हित है वो है एकता, अखंडता एवं संप्रभुता। एकता, अखंडता एवं संप्रभुता। और वहीं पर व्यक्ति के मार्मिक हित के बारे में आप सब लोग जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र एवं मकान। परिभाषाएं इसकी, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। वाल्टर लिपमैन ने क्या कहा है? सबसे प्रसिद्ध परिभाषा मित्रों यही है वाल्टर लिपमैन की। देखिए, इसमें इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में और अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जाती है जब तक युद्ध के निवारण हेतु उसे अपने मार्मिक हितों की बलि न देनी पड़े। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो वह युद्ध के द्वारा भी उन्हें बनाए रखने में समर्थ होता है। और वो मार्मिक हित कौन कौन से हैं मालूम है? प्राथमिक हित। जैसे मनुष्य का रोटी, कपड़ा और मकान, वैसे राज्यों का जो मार्मिक, राष्ट्रों का जो मार्मिक हित होता है वो होता है एकता, अखंडता और
संप्रभुता, अर्थात राष्ट्र हमारी, क्योंकि अगर एकता अगर टूटी तो अखंडता भी टूट जाएगी, अर्थात अगर एकता कट गई, एकता टूट गई तो राष्ट्र दो भागों में विभक्त हो जाएगा। 1945 के आज़ादी के समय भारत मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की एकता को टूटने का ही परिणाम था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, अगर एकता और अखंडता टूट गई तो सार्वभौमिकता के तौर पर भले दो राष्ट्रों, दो गवर्नमेंटों की स्थापना कर दी जाए, लेकिन राष्ट्र की शक्ति आधी हो जाती है, अर्थात कमजोर हो जाता है राष्ट्र। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा है जे बंधु उपाध्याय के अनुसार, राष्ट्र की अखंडता, प्रभुसत्ता और जनधन को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। फ्रैंक ट्रजन तथा फ्रांक फिमोली ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का वह अंग है जिसका उद्देश्य वर्तमान तथा प्रबल विरोधी के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे महत्वपूर्ण, मित्रों कहीं कहीं मिसप्रिंट हुआ है, जैसे यह लाभदायक हो गया और इधर महत्वपूर्ण में थोड़ा सा महत्वपूर्ण ऊपर लगेगा। ठीक है, ये टाइप करने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग संभालिएगा इसको। राष्ट्रीय मान्यताओं, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं का प्रसार एवं उनकी रक्षा की जा सके। जॉन ई मरोज ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सुरक्षा हानिकारक धमकियों के सापेक्ष स्वतंत्रता का नाम है। रॉबर्ट मैकनमारा ने क्या कहा है कि सुरक्षा ही विकास है एवं विकास ही सुरक्षा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मित्रों, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को अब थोड़ा सा हम अपने ढंग से परिभाषित कर लेते हैं। अभी तो मान लीजिए हम आपको समझाए ही नहीं, अभी तो सिर्फ जो हमने जो है टाइप किया था केवल उसी के बारे में हमने आपको बताया है। देखिए, सुरक्षा जो है एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब, जैसे पहले होता था, एक राष्ट्र पर जब कोई आक्रमण करता था तो वो मानता था कि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता गया, उसके पहले युद्ध ज़्यादा होते थे और युद्धों से ही जो है सारी बर्बादी पैदा हो जाती थी, सारी असुरक्षा पैदा हो जाती थी। मित्रों, आज के समय में जो पर्यावरण के खतरे हैं, अन्न खाद्यान्नों की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो ये वायुमंडल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया और ये सब चीज़ें जो बाद में पैदा हुई हैं, महामारियों के बारे में ले लें तो वो व्यवस्थाएं पहले भी पैदा होती थी, लेकिन युद्धों की संख्या ज़्यादा होने के कारण लोग युद्धों के सामने उन सब चीज़ों को सिर्फ दैवी प्रकोप मानकर उनको जो है सुरक्षा, और ये उनको लगता था कि हम इससे सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ये ऊपरी प्रकोप है, अब ऊपर वाले से कौन टकराए। जबकि देखा जाए तो पहले होता क्या था, युद्ध के मैदान में भयानक नरसंहार होते थे, बहुत से लोग मर जाते थे। लड़ाई के मैदान में एक व्यक्ति, जब दो राष्ट्र युद्धरत होते थे तो एक राष्ट्र विजयी होता था, दूसरा पराजित होता था। तो जो पराजित राष्ट्र होता था उसकी संपूर्ण सेनाएं कुछ भागने में सफल होती थी, ज़्यादातर अधिकांश युद्ध के मैदान में नष्ट हो जाती थी, और जो है जब विजयी सेनाएं उस पराजित क्षेत्र के गांव में पहुंचते थे तो वहां पर भयानक नरसंहार, बच्चों का कत्ल, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, थोड़ी देर में आगजनी, एक हफ्ता खेलता नगर को खंडहर में तब्दील कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं था कि सबका क्रियाक्रम करने के लिए लोग इकट्ठे रहते थे, नहीं, वही लाशें कुछ नदियों में गिर रही हैं, कुछ पानी में गिर रही हैं, कुछ कुएं में जा रही हैं, कुछ तालाबों में जा रहे हैं। तो वैसी फड़ी गली लाशों से भयानक किस्म की बीमारियां भी पैदा होती थी जो महामारी का रूप धारण कर लेती थी। वातावरण जो है फड़ी गली लाशों से प्रदूषित होता था, जल प्रदूषण, लाशों से जल प्रदूषण हो जाता था, पानी पीने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं होती थी। कहाँ से व्यवस्था थी भाई? तालाबों का पानी पीते थे, नदियों का पानी पीते थे। तो महामारियां फैलती थी तो उसको लोग ऊपर ही मान लेते थे। नहीं तो कुछ जो संपन्न लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जो राज परिवार के होते थे, उनकी दवा तो उनके राज वैद्य कर देते थे, लेकिन जो सामान्य वर्ग होते थे उनकी दवा तो मुश्किल हो जाती थी। लेकिन फारी और लड़ाई के मैदान में जब लड़ाई होती थी, कहीं खेतों में हो रही है, कहीं खलिहानों में हो रही है, और राष्ट्र जो है एक दूसरे को कमजोर करने के लिए उनके गोदामों में आग लगा रहे हैं, उनके हथियार गोदामों में आग लगा रहे हैं, उनके कहने का मतलब हर प्रकार से तोड़ फोड़ नष्ट सब कुछ। लेकिन इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन होता था? क्योंकि लड़ाई का मैदान जब खेतों में होता था तो फसलें नष्ट होती थी, आने जाने के लिए कोई रोड नहीं थी, सेनाएं बिल्कुल खेतों से आती जाती थी, तो नष्ट फसलें भी होती थी, फसलें होती थी, तो खाद्यान्न की जो प्रॉब्लम्स होती थी, और यहाँ तक कि फड़ी गली लाफों, पर्यावरण, महामारी, सबकी जिम्मेदार जो है युद्धों को ही माना जाता था। इसलिए उस समय जो है युद्धों को ही सुरक्षा भी मान लिया जाता था, रक्षा। जबकि वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु बम का आगमन हुआ, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अरे
युद्धों की भयंकरता, परस्पर विनाश के भय, भयादोहन के कारण युद्ध जब कम होने लगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है खतरे मौजूद सामने आ गए। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे आ गए, अधिकांश जो है जैविक और उर्वरक खादों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हमने करना शुरू किया, पर्यावरण के खतरे आ गए, अधिक जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या में चूंकि अब पहले नरसंहार हो जाता था, अब वो सब चीज़ें जो है अब रही नहीं, तो जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या से रहने के लिए, उनके निवास के लिए वनों की कटाई प्रारंभ हो गई, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। उधर सूर्य भगवान नीचे आ गए, क्या बोलते हैं, ओजोन परत नष्ट हो गई, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो गया। तो कहने का मतलब इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने सारे तत्व मौजूद हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे इतने सारे खतरे मौजूद हो गए हैं। अब देखिए कोरोना का अलग जो है खतरा मौजूद हो गया, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, महामारी ही कह सकते हैं, या इसको हम अगर चाहें तो वायरस का खतरा बोल सकते हैं। एक प्रकार से चूंकि बीमारी से ग्रसित है, मेडिकल से है, तो हम महामारी भी कह सकते हैं। तो आज की सुरक्षा व्यवस्था अब जो है विस्तृत हो गई है, ठीक है। और रक्षा व्यवस्था मात्र जो है केवल एक सुरक्षा का केवल एक अंग बन गया है, जो कि केवल लड़ाई के मैदान में युद्ध के द्वारा ही अपने राष्ट्रों की सुरक्षा करना ही रक्षा कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। अब चूंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाने से हम सोचते हैं आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। रक्षा, तो रक्षा भी थोड़ा सा हम लोग पार्ट में पढ़ लेते हैं। रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा का मात्र एक अंग है। अब देखिए रक्षा का मतलब वही है, जब अगर लड़ाई के मैदान में अपनी सुरक्षा करना हो, जहाँ पर हथियारों कोई आक्रमण करता है, तो उसके बदले में हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रक्षा या प्रतिरक्षा, ठीक है। क्योंकि युद्ध तो करना ही करना है, आप कितना शांतिवादी आप बने रहिए, अगर दूसरे ने युद्ध पर आपको थोप दिया है तो अपने बचाव के लिए युद्ध तो आपको करना ही होगा, ठीक है मित्रों। भारत शांतिवादी होकर भी किसी से जबरन लड़ने नहीं गया, लेकिन चाइना से लड़ना पड़ा, पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, उधर राम को रावण से लड़ना पड़ा। क्यों लड़ना पड़ा? उन सब ने आकर खुद जबरन युद्ध थोप दिया था, ठीक है। तो अपनी बचाव के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। और वो जो लड़ाई वाली बात जहां तक आती है, मारपीट हथियारों से बचत की बात आती है, तो जहां युद्ध के मैदान से बचाव की बात आएगी वो हर स्थानों पे रक्षा का ही प्रयोग किया जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वहां सुरक्षा शब्द नहीं लगेगा, ठीक है। रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा का मात्र एक अंग है, जो आक्रमण या आक्रमण से भय की दफा में प्रयोग किया जाता है। यह सैनिक शक्ति द्वारा अपनी सुरक्षा की गारंटी लेता है। रक्षा का दायित्व सैन्य शक्ति, सैन्य संगठनों, रक्षा उत्पादन, सैन्य समझौते, शत्रुओं से होने वाले सशस्त्र आक्रमण तक ही सीमित होता है। क्योंकि मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो गया है। आज देखा जाए तो सैनिकों का महत्व कम हो गया है, लेकिन सैनिक उपकरणों का महत्व अधिक हो गया है। क्योंकि अब तलवार भाले वाली लड़ाई नहीं रही मित्रों। तलवार भाले से अगर आप तलवार से 100 को मार देते हैं, हजारों को मार देते हैं, तब भी आपकी तलवार खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर 1000 व्यक्तियों को मारना है तो 1000 गोलियां खर्च करना पड़ेगा। और 1000 गोलियों की कीमत कितनी होगी मालूम है? एक साधारण सी गोली जो आप बंदूकों में भरने के लिए खरीदते हैं उसकी कीमत 200 रुपये होती है। अब आप सोच सकते हैं अगर हजार लोगों को मारना हुआ तो 200,000 की गोलियां आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रक्षा और प्रतिरक्षा में जो उपकरण हैं विकसित तो हो चुके हैं, और ये जो है भारी मात्रा में हर राष्ट्रों के पास ये विकास हो चुका है। तो ये आज के जो सशस्त्र उपकरण हैं ये ज़्यादा महंगे हैं। यानी एक प्रकार से युद्ध का भी यंत्रीकरण हो चुका है, मानवों का भी यंत्रीकरण हो चुका है, सैनिकों का भी यंत्रीकरण हो चुका है। भाई जासूसों की जरूरत नहीं है, जासूसी हमारा रडार कर रहा है, उपग्रह हमारे जो है कर रहे हैं ऊपर से, तब जासूस और गुप्तचर व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? बॉर्डर सीमाओं पे हमको जासूसी कराने की क्या जरूरत है? बॉर्डर रडार व्यवस्था लगा दी है, ठीक है। हालांकि रडारों की भी एक निश्चित सीमा होती है, कितने ऊपर से कितने नीचे तक, लेकिन फिर भी जरूरत तो पड़ती ही है। फिर भी पहले के मुकाबले कम हो गया मानव का महत्व। चलिए, द्वितीय, रक्षा या प्रतिरक्षा का प्रयोग उस दिशा में किया जाता है जब किसी राष्ट्र पर सशस्त्र आक्रमण हुआ हो। आक्रमण के विरोध में राष्ट्र बचाव की जो प्रक्रिया अपनाता है वह रक्षा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। रक्षा या उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है, कि अपने बचाव के लिए रक्षा, अर्थात आक्रमण के लिए विरुद्ध प्रति आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक सामान्यतया रक्षा को ही सुरक्षा मान लिया जाता था, क्योंकि उस समय
तक केवल सैनिक खतरे ही राष्ट्रों के सामने मौजूद होते थे। अन्य खतरे भी होते थे जैसे महामारी, भूखमरी, प्रदूषण, बेरोजगारी आदि, लेकिन युद्ध नामक प्रत्यक्ष खतरे के सामने सभी पीछे हो जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु बमों के खतरों ने पूर्व के मुकाबले युद्धों की संख्या में कमी लाई, तब युद्धों के अतिरिक्त अन्य खतरे भी दिखाई देने लगे, जिसके कारण सुरक्षा की अवधारणा व्यापक होती चली गई और रक्षा सुरक्षा का मात्र एक अंग के रूप में दिखाई देने लगा। वर्तमान समय में युद्धों, लड़ाई, मारपीट आदि से बचाव में रक्षा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इतना ध्यान देना है आपको। जहां पर लड़ाई की बात होगी, आक्रमण से बचाव की बात होगी, वहां रक्षा। अब बाकी जहां पर, जैसे इसको थोड़ा सा अगर विस्तृत में मान लेते हैं कि रक्षा और सुरक्षा, चलिए थोड़ा सा और आपको हम विस्तार में बता देते हैं, थोड़ा और सरल शब्दों में आपको बता देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को, एक राष्ट्र को किन किन चीजों से खतरे हो सकते हैं जिससे उनको सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति को हम ले लीजिए, एक व्यक्ति के ऊपर अगर हम हथियारों से वार करते हैं, तो ऐसे एक राष्ट्र के ऊपर अगर हम सशस्त्र आक्रमण करते हैं, सीमाओं पे आक्रमण करते हैं, तब भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति को अगर हम भोजन नहीं देते हैं, एक राष्ट्र में खाद्यान्न की कमी हो गई, तब भी दोनों सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया, एक राष्ट्र में अगर मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं हैं, तब भी वो दोनों सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति अगर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और एक राष्ट्र में पर्यावरण के खतरे व्याप्त हो गए हैं, तो भी वो सुरक्षित दोनों नहीं है। और पर्यावरण की बात छोड़िए, कहीं ना कहीं वायरस की अगर बीमारियां फैल गई, भाई मनुष्य में हम लोग देखते हैं ना, इस समय हमको जुकाम हो गया है तो वायरस की ही बीमारी है। तो एक प्रकार से अगर जुकाम या वैसे भी वायरस आक्रमण, तो बीमारियों से बचने के लिए जो भी व्यवस्थाएं, अगर खतरा है यानी बीमारियों से भी बचना है, तब भी अब बीमारियों से नहीं बच पाते, तब भी मनुष्य के लिए भी खतरा है, राष्ट्र के लिए भी खतरा है। अगर ठंडी से बचने के लिए हमारे पास वस्त्रों की कमी है, कपड़ों की कमी है, तब भी हम सुरक्षित नहीं हैं। दवाओं की कमी है, तब भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है मित्रों, इतना भी आपको ध्यान देना है, यानी एक राष्ट्र अगर अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना विकास नहीं कर पाया, तब भी आप समझ लीजिए वो कमजोर है और असुरक्षित है। और इसी तरह अगर आप देखते हैं कभी कोई किसी के आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचती है, तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो भी वो सुरक्षित नहीं है। तो इसी तरह जो है एक व्यक्ति के सामने, एक राष्ट्र के सामने कितने खतरे आ सकते हैं, या इतने विस्तृत खतरे हो चुके हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा। ठीक है, अभी बाद में हम लोग सुरक्षा के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम और भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के बीच में अंतर, ताकि ये चैप्टर ये थोड़ा सा काफी हद तक समाप्त हो जाए। सुरक्षा एवं रक्षा में प्रमुख अंतर क्या क्या है? शक्ति, प्रत्येक शक्ति का अर्जन करना, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक आदि के अतिरिक्त सभी मूर्त एवं अमूर्त शक्ति के तत्व सुरक्षा की श्रेणी में आते हैं। और रक्षा में क्या क्या आता है? मात्र सैनिक शक्ति, सैन्य उपकरण को अर्जित करना, अर्थात हथियारों को अर्जित करना, हथियारों का निर्माण करना सिर्फ लड़ाई के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन, वस्त्र, मकान सब कुछ पड़ा हुआ है। और सुरक्षा में जो हित होते हैं, सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व होता है। और ये राष्ट्रीय रक्षा या रक्षा का दायित्व क्या होता है? केवल सैनिक हितों की सुरक्षा करना। और कार्यरत, ये हर समय कार्यरत रहते हैं, अर्थात एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा में एक शब्द जोड़ा जाता है मित्रों, विकास। तो एक राष्ट्र अपने, चूंकि विकास को ही सुरक्षा माना जाता है, जैसे विकास को भी सुरक्षा का ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि राष्ट्र अगर विकसित नहीं है तो सुरक्षित भी नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, अरे मैकनमारा ने कहा है कि सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। क्योंकि आज के समय में अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि और युद्धों के मैदान में हथियार इतने महंगे हो गए हैं कि जिन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कमजोर है वो वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकते। आप समझ सकते हैं एक मिसाइल बनाने में कितने अरबों खरबों करोड़ों रुपए, खरबों रुपए, एक लड़ाकू विमान करोड़ों रुपए में सौदे होते हैं, इनको नष्ट होने में मात्र 5 मिनट ही लगते हैं। परमाणु बम बनाने में सोवियत संघ इतना आगे हो गया, इतना ज़्यादा बनाने लगा, इतना पैसा व्यय किया कि उसके यहाँ भुखमरी फैल गई। तो यानी वर्तमान युद्ध संचालन करना एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। अर्थात रोटी से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं हथियार।
हम लोग शादी विवाह में 200 रुपये की गोली आप लोग खर्च कर देते हैं, 200 रुपये की कारतूस खर्च कर देते हैं, पता नहीं कितने। अगर 5 दगाए अगर राइफल वाली गोली तो 1000 रुपये फूंक दिए, लेकिन 1000 रुपये में आप समझ सकते हैं एक परिवार का कितने दिन का भोजन हो सकता है। जिसे दगाने में, जिसे वहाँ पर खुशी मनाने में हम लोग थोड़ा भी समय नहीं लगाए। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य होता है मानव जीवन का स्तर ऊंचा उठाना, और ये रक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल सैनिक शक्ति का विकास करना। शामिल इसमें कौन कौन से होते हैं? राष्ट्र के प्रत्येक तत्व शामिल होते हैं सुरक्षा में, और रक्षा में केवल सैनिक तत्व शामिल होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।